Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about 10 points plan for India-ASEAN relations. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझ लेते हैं आसियान है क्या। आसियान ग्रुप स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों के बनाए हुए एक ग्रुप का नाम है। तो एक बार जरा देखते हैं कि एशिया के अलग अलग हिस्सों को किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये सारे कंट्रीज जिनको ग्रीन कलर से दिखाया गया, दे आर नोन एज वेस्ट एशिया, राइट फ्रॉम टर्की टू इराक, कुवैत, जॉर्डन, ईरान, इजराइल जैसे देशों को। फिर यहाँ पे ये 5 देश कहे जाते हैं सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। यानी कि जितने तान वाले नाम हैं ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं। फिर रशिया है नॉर्दर्न एशिया का हिस्सा। ईस्ट एशिया में आता है चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और हमारा देश भारत आता है साउथ एशिया में। और इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश आते हैं साउथ एशिया में। और ये जो 10 देश आप देख रहे हैं, राइट फ्रॉम म्यांमार टू वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस, ये सब आते हैं इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया के देश, राइट फ्रॉम म्यांमार टू फिलीपींस। और इन 10 देशों ने, साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों ने मिलकर के आपस में एक ग्रुप बनाई है जिसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज का सेक्रेटेरिएट है इन जकार्टा, इंडोनेशिया, एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1967। इंडिया आसियान रिलेशंस की अगर बात की जाए तो इट हैज बीन स्ट्रेंथेंड सिंस 1991। देखिए 1991 तक इंडिया हैड अ क्लोज रिलेशन विथ यूएसएसआर, चाहे वो ट्रेड टाइज हों, चाहे वो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के टाइज हो, यूएसएसआर के साथ इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। बट यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, फ्रैगमेंटेड in 1991, and then India started to look for other partners, especially trading partners या इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, जहाँ से इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट उम्मीद कर सकता हो, जहाँ से इंडिया एसेंशियल इंपोर्ट्स उम्मीद कर सकता हो, जिन मार्केट्स में इंडिया अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता हो। सो इंडिया स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। उसी कॉन्टेक्स्ट में 1992 में उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी लेकर के आए लुक ईस्ट पॉलिसी, विच वाज मेनली एम्ड एट इंक्रीजिंग इंडियाज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ दीज 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पावर में आए पहली बार 2014 में, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन विद दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उसको भी हिस्सा बनाया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का। और इसी कारण से जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको अपग्रेड किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आप कह सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1992 में स्टार्ट हुई, उसका मेन लक्ष्य था भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मजबूत करना, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट एक्सेसिबिलिटी हो, इन सारे एरियाज में कोऑपरेशन बिल्ड करना। जब 2014 में लुक ईस्ट को अपग्रेड किया गया इनटू एक्ट ईस्ट, तो कहीं ना कहीं इन दोनों साइड्स ने स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और कहीं ना कहीं लुक ईस्ट का एक्ट ईस्ट में जो अपग्रेडेशन है उसके पीछे चाइना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, चाइना का अग्रेशन इन साउथ चाइना सी, जिस कारण से बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो अलार्म्ड हो गए थे, थ्रेटेंड हो गए थे। And then they wanted to bring India into equations in order to counter China factor, and that led to upgradation of Look East into Act East policy.
उसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत का इंटीग्रेशन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है वो एक और लेवल पे होता है, जिसको कहा जाता है ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया जो ग्रुप है, ईस्ट एशिया समिट जो ग्रुप है, उसमें 18 देश मेंबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज आसियान कंट्रीज देयर आर 8 मोर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। इन 18 देशों ने मिलकर के बनाया है एक्ट ईस्ट समिट, जिसका इंडिया भी हिस्सा है। तो इंडिया, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट इंटीग्रेशन विथ आसियान कंट्रीज थ्रू इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, also integrates with these ASEAN countries through a summit जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, which has 18 members, 10 ASEAN and plus 8 members। अब करंट न्यूज पे आते हैं, तो हाल फिलहाल में 21st इंडिया आसियान समिट कराई गई है, और ये समिट कराई गई है इन वियंतियन, लाओस। और ये समिट जो है इट ऑल्सो मार्क्स अ डिकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लाए हुए अब 10 साल हो गए हैं। इस कारण से ये जो समिट है इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में, वो और भी स्पेशल हो जाता है। इट वाज 21st ओवरऑल इंडिया आसियान समिट, बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाने के बाद ये ओवरऑल 10th समिट है। और भारत की तरफ से ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इंडिया आसियान समिट में पार्टिसिपेट किया। और इस 21st इंडिया आसियान समिट के दौरान, जिसका थीम था इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, 10 पॉइंट प्लान अनाउंस किया गया इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज। ये 10 पॉइंट प्लान देख लेते हैं क्या है। मोटा मोटा देखते हैं, सारा याद करने की जरूरत है नहीं, बट ये 10 पॉइंट प्लान जो इंडिया आसियान कंट्रीज ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है एज ए रिजल्ट ऑफ 21st इंडिया आसियान समिट, वो देखते हैं। 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म। दोनों साइड्स मिल करके यूथ समिट एंड स्टार्टअप फेस्टिवल प्रमोट करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ताकि यूथ का पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स प्रमोट हो, स्टार्टअप्स दोनों ही साइड्स में ज़्यादा प्रमोट हो। इंडिया आसियान विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव कंक्लूड कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार के अंदर है, जहाँ पे कई सारे साउथ ईस्ट एशियन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वहाँ पे अब साउथ ईस्ट एशियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप डबल कर दी जाएगी। इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को फर्दर रिव्यू किया जाएगा, ताकि हमारे दोनों साइड्स के बीच में ट्रेड फर्दर इन्हांस किया जा सके। $5 मिलियन का फंड बनाया जाएगा डिजास्टर रेजिलियंस के लिए, जो दोनों साइड्स मिल करके जिसका इस्तेमाल करेंगे। हेल्थ रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी टाइम टू टाइम। इंडिया आसियान साइबर पुलिस पॉलिसी डायलॉग जो है डेवलप किया जाएगा फॉर साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए दोनों साइड्स मिल करके कोऑपरेट करेंगे। एंड प्लांट ए ट्री फॉर मदर कैंपेन दोनों साइड्स मिल करके इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक काउंटर किया जा सके। Apart from this 10-point plan between India and ASEAN, a future plan of action also has been agreed for next 5 years from 2026 to 2030, जहाँ पे दोनों साइड्स और ज़्यादा पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए अलग अलग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करेंगे। यूपीएससी 2015 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था। इस क्वेश्चन में एपेक ग्रुप, आसियान ग्रुप और ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछा गया है। आपको एपेक के बारे में पहले ना भी पता हो, तब भी आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको आसियान और ईस्ट एशिया समिट के बारे में तो मैंने बता ही दिया। सो नाउ ऑन दैट बेसिस प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about outsourcing development. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially GS paper 2 governance में आपने देखा होगा रोल ऑफ NGOs दिया हुआ है कि NGOs का क्या रोल है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए इस आर्टिकल में क्या कोर आइडिया दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि कई सारे इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट
Sometimes, with all good intentions, such international NGOs are ending up doing more harm than good because they don't understand the local conditions or local realities. For example, तंजानिया और केनिया, ये दो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहाँ पे एक ट्राइब रहता है, इसका नाम है मसाई ट्राइब। ये मसाई ट्राइब जो है वो कुछ केनिया में कुछ तंजानियाज में रहते हैं। इसको कलेक्टिवली उनके एरिया को कहा जाता है मसाई लैंड। अब ये जो मसाई ट्राइब्स हैं, दे आर बेसिकली पास्टोरलिस्ट, जो पशुओं को पालते हैं, यहाँ से वहाँ वो माइग्रेट करते रहते हैं। अभी ये जो मसाई कम्युनिटी है, इनको काफ़ी हद तक डिस्प्लेस करा दिया गया फ्रॉम देयर ओन लैंड इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बाय सम इंटरनेशनल एनजीओज। तो इंटेंशन तो अच्छा ही था, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बट इन दैट प्रोसेस दे एंडेड अप डूइंग damage to this Maasai tribe people, forcing them to displace them from their original inhabitant या ओरिजिनल सेटलमेंट एरियाज। वहीं बात की जाए बोलीविया में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तो बोलीविया में इंटरनेशनल एनजीओज ने वहाँ की सरकार को कन्विंस करके वाटर रिसोर्स को प्राइवेटाइज करा दिया, ताकि उनको लगा कि इससे वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी, वेस्टेज कम होगा। बट अल्टीमेटली इट लेड टू रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू वाटर, कॉजिंग मोर पब्लिक डिस्ट्रेस एंड प्रोटेस्ट इन बोलीविया। तो ये कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल हैं वेयर इंटरनेशनल एनजीओज डिस्पाइट गुड इंटेंशंस हैव डन मोर डैमेज दैन गुड। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल इंडिया में भी देखने को मिलता है। कुछ इंटरनेशनल एनजीओ जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन, they played a significant role in shaping India's family planning and population control policies from 1950s to 1980s। और उस चक्कर में पॉपुलेशन कंट्रोल हो या फिर कोई जेनेटिक डिजीज जो है अगर हो रही हो तो उसको वक्त से पहले रोकने के लिए these NGOs introduced sex determination technology like amniocentesis। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी एमनियोसेंटेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द इंटेंशन ऑफ डिटेक्टिंग फीटल एबनॉर्मेलिटीज मच अर्लियर, ताकि वो बच्चे के अंदर वो बाद में आफ्टर बर्थ वो एबनॉर्मेलिटी ना रहे। अगर कोई फीटस एबनॉर्मल है तो उसको वहीं अबॉर्ट कर दिया जाए। इस इंटेंशन से एमनियोसेंटेसिस इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि कोई भी फीटल एबनॉर्मेलिटीज को वक्त से पहले, बच्चे के जन्म होने से पहले आइडेंटिफाई किया जा सके। बट ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल एनजीओ जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन इंट्रोड्यूस कराया, इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के अंदर। ओवरऑल इट वाज मिसयूज्ड, दिस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट वाज मिसयूज्ड फॉर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन फॉर फीमेल फीटिसाइड। नतीजा ये हुआ कि 1950s में जब ये इंटरनेशनल एनजीओज एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज डेवलप करने में, और उस प्रोसेस में उन्होंने एमनियोसेंटेसिस नाम की टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद से भारत के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार गिरता जा रहा है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो के लगातार गिरने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन या फीमेल फिटिसाइड। तो ऐसा सीधा सीधा इस आर्टिकल में इंटरनेशनल एनजीओज को ब्लेम नहीं किया गया है कि दे आर एक्टिंग विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कहा गया है। इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि दे मस्ट बी एक्टिंग इन गुड इंटेंशंस, बट और दे मस्ट बी एक्टिंग विथ गुड इंटेंशंस, बट मेयर गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटीज कि वास्तविकता में क्या वहाँ पे काम करेगा, क्या नहीं करेगा, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, ये टेक्नोलॉजी का क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है, ये सारी चीज़ों को सोचना ज़्यादा जरूरी है। सो गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ, अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटीज बिफोर फ्रेमिंग ए पॉलिसी और इंट्रोड्यूसिंग ए टेक्नोलॉजी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यही इस आर्टिकल का कोर आइडिया है। इंटरनेशनल एनजीओस एंड आउटसोर्सिंग डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंटल आइडियाज बाहर से लाने की कोशिश करते हैं
और सीधा सीधा उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अराउंड रियलिटीज, देन समटाइम्स इट कैन डू मोर हार्म दैन गुड। इसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल मेंस में आंसर राइटिंग में अच्छे से किया जा सकता है। मसाई ट्राइब के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about middle income trap. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो मिडिल इनकम ट्रैप समझने से पहले एक बार जरा समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के अलग अलग देशों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि ओवरऑल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इस बेसिस पे दुनिया के अलग अलग देशों को किन किन कैटेगरीज में बांट रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल income per capita, World Bank has segregated countries into 4 parts: low income countries, lower middle income, upper middle income and high income. तो अगर per capita income for 1 year is less than $1,145 तो उस देश को कहा जाएगा लो इनकम कंट्री। अगर इट इज बिटवीन 1,146 टू 4,515, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बस देख लीजिए। तो लोअर मिडिल इनकम अगर 4,516 टू $14,005 पर ईयर है इनकम ऑन एन एवरेज यानी कि जीएनआई पर कैपिटा है, तो अपर मिडिल इनकम और उससे भी ज्यादा है तो हाई इनकम कंट्री कहा जाएगा। भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया इज प्लेस्ड हियर समवेयर क्लोज टू $2,600 पर ईयर इज आवर per capita gross national income and that makes India a lower middle income category country. अब हाल फिलहाल में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, जिसमें दुनिया के इकोनॉमीज द्वारा फेस की गई इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में चर्चा होती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 हाईलाइट्स द इशू ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप फेस्ड बाय मेनी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या है ये मिडिल इनकम ट्रैप? मिडिल इनकम ट्रैप का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम में आना तो आसान है, कई सारे देश आराम से यहां आ जाते हैं, बट मिडिल इनकम से फिर ऊपर निकलना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी कंट्रीज। तो मिडिल इनकम रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ स्लो डाउन, मिडिल इनकम ट्रैप refers to the phenomena of slowdown of growth once an economy reaches into middle income status. और दुनिया के कई सारे देश मिडिल इनकम ट्रैप फेस कर रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक डेटा भी दिया है। पिछले 34 सालों में ओनली 34 कंट्रीज हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप टू हाई इनकम ग्रुप। पिछले 34 ईयर्स में ओनली 34 कंट्रीज हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। That means many economies in the world are facing the problem of middle income trap. वर्ल्ड बैंक ने अपने इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में सजेस्ट किया है 3I अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे, इन्वेस्टमेंट करना होगा नई टेक्नोलॉजीज में, एंड पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा कैपिटल हो, कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और उससे पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो वर्चुअस साइकिल बन जाए। आपको आई होप याद आ रहा होगा इकोनॉमी की क्लास में जो हमने वर्चुअस साइकिल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो सरकार की अगर बेहतर पॉलिसीज बनेंगी, प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगी, तभी जाकर के ये न्यू कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। उसके अलावा सरकार की अगर बेहतर पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगी तब जाकर के ये आईकॉर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो रिड्यूस हो पाएगा, जिस कारण से फिर देश के अंदर जो इकोनॉमिक साइकिल है वो वर्चुअस बन पाए। तो 3I अप्रोच, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव आइडियाज एंड पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द स्टेट, दिस 3I इज नीडेड फॉर कंट्रीज टू ब्रेक द मिडिल इनकम ट्रैप। इसी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2 देशों का एग्जाम्पल दिया गया है, साउथ कोरिया एंड चिली का, कि हाउ दे हैव ब्रोकन द ग्लास सीलिंग ऑफ मिडिल इनकम एंड दे हैव मूव्ड फ्रॉम मिडिल इनकम ट्रैप टू हाई इनकम कंट्री। भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? तो इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है, और जो अमीर लोग हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऐसे ट्वीक करा देते हैं कि ओवरऑल फिर
डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रहा है देश के अंदर, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बिलियनियर्स। और उस कारण से हो क्या रहा है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसकी परचेजिंग पावर लगातार कम होते जा रही है। आई होप आपको क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो याद होगा कि इन्फ्लेशन के कारण होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब लोगों की इनकम बढ़ती तो है, बट जो सेविंग्स है, रिलेटिव सेविंग्स, वो कम होती जाती है। रिलेटिव सेविंग्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले के मुकाबले हो सकता है कि अब ज्यादा सेव कर रहे हो। पहले आप महीने का 10,000 सेव करते थे, अब महीने का 12,000 या 13,000 सेव कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ टू सपोर्ट इनफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड दैट लीड्स टू अ नेगेटिव साइकिल फॉर इकोनॉमी, जिसको कहा जाता है वीसीएस साइकिल। आई जस्ट होप आपको ये बातें याद आ रही हैं। तो ये आर्टिकल कहता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है कि भारत की इकोनॉमी में रियल वेजेज जो हैं वो कम हो रहे हैं। भले ओवरऑल इनकम लोगों का बढ़ रहा हो, बट रियल वेजेस कम हो रहे हैं रियल सेंस में, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। और उस कारण से ओवरऑल जो सेविंग्स है, इट इज नॉट इनफ टू सपोर्ट ग्रोथ एंड ऑनसेट ऑफ वीसीएस साइकिल इज बीइंग विटनेस। साथ ही साथ कहता है ये रिपोर्ट कि डिसीजन मेकिंग स्लो होता है भारत में बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे 3 जो फार्म लॉज थे, भारत सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। हाल फिलहाल में पेंशन स्कीम को चेंज करना पड़ा, एनपीएस को चेंज करना पड़ा इनटू यूपीएस बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर। ये रिपोर्ट इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली एग्जांपल देता है साउथ कोरिया का या चिली का, कि जहां पे थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जहां पे सरकार ने फोर्सफुल तरीके अपनाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, दैट हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग हाई ग्रोथ फेजेज इन सच इकोनॉमीज। बट ओवरऑल इस आर्टिकल में, द हिंदू ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है, अंत में ये कंक्लूड करते हैं कि ठीक है, डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो डाउन होता है, बट ओवरऑल इंडिया शुड नॉट एट ऑल अबैंडन डेमोक्रेसी इन द परसूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें डेमोक्रेसी के साथ बाकी सारे फैक्टर्स को एड्रेस करके अपने इन्वेस्टमेंट को, आई कॉर को रिड्यूस करना या कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना, इन सब पे फोकस करके हमें अपने इकोनॉमी को इनकम ग्रोथ, हाई इनकम इकोनॉमी में लाने की कोशिश करनी चाहिए, rather than compromising on our political system and slowly moving towards from democracy to soft authoritarianism as seen in South Korea and Chile। तो ऐसा ही कंक्लूजन आपको भी लिखना है। अगर प्रश्न आ जाए डेमोक्रेसी के ऊपर कि डेमोक्रेसी लीड्स टू स्लो डाउन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डू यू अग्री स्लोली इंडिया शुड मूव और ट्रांजिशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टू सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म, तो वहां पे भी आपको ऐसा ही कंक्लूजन लिखना है कि वी नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमने दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में, व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप, डू यू थिंक इंडिया इज फेसिंग मिडिल इनकम ट्रैप एंड सजेस्ट मेजर्स टू मूव बियॉन्ड इट। ये सॉल्यूशन है, एक बार अटेम्प्ट करने के बाद आप खुद भी सॉल्यूशन देख सकते हैं फॉर कैलिब्रेटिंग योर आंसर। The next article is about Nobel Prize in Literature. This topic is important from prelims exam point of view. याद रखना आपको prelims perspective से कि साउथ कोरियन राइटर हान कांग has been chosen for Nobel Prize in Literature for the year 2024. She is known for intense writing. She mainly writes about historical traumas faced by we the humans. Fragility of human life, की हमारा लाइफ कितना फ्रेजाइल, कितना आप कह सकते हैं वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। उनकी सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट बुक उन्होंने लिखी वो है द वेजिटेरियन इन 2007। इसके लिए उनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में मिला साल 2016 में। अदर बुक्स रिटन बाय हर आर द वाइट बुक एंड द ग्रीक लेसन्स। प्रीलिम्स में उनके बुक्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अल्फा फोल्ड से रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन कंसिस्टेंट डिक्लाइन रादर देन इंक्रीज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।